check, 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 check. Hello, check. Hello, check, 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 check. मॉर्निंग रागिनी, क्या हाल है? बुखार उखार तो नहीं है ना? बुखार वगैरह है क्या? बुखार नहीं है ना आज?
हेलो चेक। चलो ऑल राइट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। श्रेयस दिस साइड साइनिंग इन। कैसे हुई आप लोग? एक बार अटेंडेंस बताते चलिए साथ में। So the names are Ashutosh, Ishani, Gitika, Himika, Ishita, Mamta, Sudha. Morning everyone. स्क्रीन ओके? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? Just a second guys, we'll be starting very soon. All right guys, so yesterday we discussed pronouns क्या होते हैं, pronouns के कुछ basic types हमने देखा, जिसमें से एक concept बहुत important था the concept of case table जहाँ पे अलग अलग तरीके के जो words use किए जाते हैं, pronouns use किए जाते हैं. Then we discuss some rules like 2-3-1 वाला हमने डिस्कस किया, 1-2-3 वाला हमने डिस्कस किया. उसके अलावा हमने क्वेश्चन टैग्स का कॉन्सेप्ट देखा. ठीक है, यहाँ तक सभी ने कल रिवाइज किया, राइट?
फाइन, आगे बढ़ते हैं। आज के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? तो हम समझते चलेंगे कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहले ये रूल। नाउ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है? तो बताओ इसमें ही लव्स यू मोर देन मी, आई डू, आई डिड। हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्या होना चाहिए मेरा आंसर? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो। ठीक है, बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है? ही लव्स यू मोर देन मी, आई डू, आई डस, आई डिड। इशिता राइट आंसर। गीतिका गलत। आई डिड गलत क्यों होगा गीतिका? हम लोगों ने टेंस डिस्कस किया था, आई के साथ डस कभी भी नहीं आता विवेक। देखिए इसका जो यूसेज है वो सिंगुलर, लाइक, ही, शी, इट, इस तरह के नाउन के साथ, इस तरह के वर्ड्स के साथ प्रोनाउंस के होता है। एम का जो यूसेज है वो आई के साथ होता है, ठीक है? सिमिलरली यू और ई जो है वो अपने साथ मोस्टली प्लूरल वर्ब लेता है। याद किया है जिन वर्ब्स में एस या ईएस लगा होता है, रन्स, किक्स, रन, स्लीप्स, ये सारी जो चीजें हैं ये सिंगुलर वर्ब है। और जब सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा होता है तो वो प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है? ये सब कहानी मैंने क्यों बताई? क्योंकि यू और आई के साथ प्लूरल वर्ब डू लगेगा, यू और आई के साथ सिंगुलर वर्ब डज नहीं लगेगा। क्योंकि डज जो यूसेज है हम ही, शी, इट जैसे प्रोनाउन के साथ डज यूज करेंगे, लेकिन आई के साथ प्लूरल वर्ब डू का, ठीक है? डिड यहाँ पे लगना इससे गलत है। क्वेश्चन जो है लव्स, ये पास्ट टेंस की बात नहीं कर रहा है, इसे पास्ट टेंस नहीं है। पास्ट टेंस होता तो डिड का यूज सही होता, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट में स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई डिड का यूसेज गलत है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों आंसर्स होंगे, मी एंड आई डू, ठीक है? ये सही क्यों होंगे, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार आराम से समझते हैं। आराम से समझना है। जैसे ये स्टेटमेंट है, ही लव्स यू मोर देन, ही लव्स यू मोर देन, ये इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है बताओ तो? सेंटेंस में ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, लव्स मेरा वर्ब हो गया। भाई वर्ब से मुझे ऑब्जेक्ट निकाल, हमने कल सीखा था वर्ब से हम ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं बताओ? वर्ब से ऑब्जेक्ट कैसे निकलता है? मुझे एक मिल गया वर्ब लव्स, इससे ऑब्जेक्ट कैसे निकालूंगा? राइट इशिता। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट और, दो सवाल पूछूंगा मैं, क्या और किसको। तो ये दोनों के आंसर्स मुझे मिलेंगे क्या? अगर मैं पूछूंगा ही लव्स व्हाट, वो क्या लव करता है और किसको लव करता है, दोनों के आंसर्स मिलेंगे या किसी एक का आंसर मिलेगा मुझे? यस मेका, होम का आंसर मिलेगा मुझे, व्हाट का आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे होम का आंसर मुझे मिलेगा यू, जो कि बनता है मेरा ऑब्जेक्ट। ही लव्स यू, ठीक है? मोर या दैन जो है ये यहाँ पर मैंने कंपैरिजन के लिए लगाया है। कई बार हम एज, सो एज इस तरह के यूसेजेस भी करते हैं कंपैरिजन। तो ऐसे केस में हम या तो ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, जैसे मी ऑब्जेक्टिव केस है, राइट? या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा है, सब्जेक्ट जहां पर सब्जेक्टिव आएगा और वर्ब डू आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट सेंटेंस में था और आई के साथ वर्ब डू लेता है, डज या डिड नहीं लेगा। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट सभी को? हेलो हेलो हेलो, चेक। माइक फाइन है गीतिका, और किसी को वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है क्या? ऑलराइट, और किसी को नहीं? गीतिका एक बार आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है?
एक बार देख लो उसको। राइट, ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ? गाइस रेस्पॉन्ड करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं फिर अगला एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसी के बेसिस पर। इतना सभी को समझ में आया? मैंने स्टेटमेंट में देखा सब्जेक्ट है, वर्ब है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डालने की प्रैक्टिस करी थी। ये सब कुछ जब मेरे पास दिया हुआ है तो मैं ऑब्जेक्टिव केस लगाऊंगा या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब कराऊंगा, ठीक है? अब इसको मैं रब करता हूं। नाउ सेकंड क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए भाई। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है शी मिस्ड यू मोर देन वी डू, वी डिड, वी डस और अस। हिमिका, हिमिका यार क्वेश्चन आराम से देखो, देखो बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है। छोटा एक केयरलेस मिस्टेक हो रही है यहाँ पे तुमसे। केयरलेस मिस्टेक क्या हो रही है? ये मिस्ड वर्ब देख करके क्या समझ में आ रहा है? ये टेंस कौन सा है? ये टेंस पास्ट का है, पास्ट में चल रहा है ये स्टेटमेंट, ठीक है? शी मिस्ड यू मोर देन, तो वी डू जो यूसेज है एलिमिनेशन से अगर हम जाएं तो वी डू का यूसेज है, वैसे ही यूसेज तो सही है, लेकिन क्योंकि ये टेंस पास्ट का था तो वही यूसेज गलत है। लेकिन टेंस क्योंकि past की बात है तो डी का यूसेज सही है। वी डस गलत, डस का जो इस्तेमाल है, डस का जो यूज है वो मैं सिंगल शब्द के साथ करता हूँ, वी के साथ डस नहीं लगाऊंगा। और अस का लगना बिल्कुल, ये अस इज एन ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर हुआ सभी को? ये कॉन्सेप्ट को हल्के में मत लेना गाइस, एसएससी के एग्जाम्स में कई बार ये पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। क्लियर हुआ सभी को ये कॉन्सेप्ट? सिंपली देखो, हमने यहाँ पे कुछ भी नया नहीं किया, हमने बस टेंस समझा, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। क्लियर हुआ? फाइन। अब एक नेक्स्ट पैटर्न का जो क्वेश्चन है ना, इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको लगभग हर बार सीजीएल या सीएचएसएल या प्रीलिम्स या मेंस में एक क्वेश्चन इस पैटर्न का मिलेगा ही मिलेगा। अभी कॉन्सेप्ट पे मत ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर मैं बोलूं ही रन्स फास्टर देन मी, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गाइस आज थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, हम बहुत स्लो चल रहे थे कल। ही रन्स फास्टर देन मी, ये यूसेज सही है या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ही रन्स फास्टर देन आई? आशुतोष, इशिता, राइट आंसर। आशुतोष ठीक है ठीक है। डोनेश्वर और इशिता सही आंसर हुआ है। गाइस देखो, ये स्टेटमेंट को हम जनरली आज तक ऐसे ही करते थे, बट आज आपको एक नया चीज पता चलेगी, समझ में आएगी। यहाँ पर मी का लगना गलत है, यहाँ से सही होगा आई। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ही रन्स फास्टर देन आई। ठीक है? क्यों होता है अभी उसका फंडा हम समझेंगे। सेकंड स्टेटमेंट जैसे बोलता है माय फादर क्विकर देन मी एट चेस। सीजीएल 2016 का क्वेश्चन, माय फादर इज क्विकर देन मी एट चेस। अगेन यहाँ पर भी करेक्शन होगा, my father is quicker than I at chess. Similarly, she is taller than me, not me, she's taller than I. Yeah, I am. My father is quicker than I at chess. Yeah, my father is slower than I am at chess. He is faster than me. नहीं, he runs faster than I. या I do. ये जो साथ में जो आप वर्ब लगा रहे हैं, ये लगा भी सकते हैं, इसे छोड़ भी सकते हैं, बट पॉइंट है इन सभी स्टेट्स में, सभी स्टेटस में इनमें आई ही यूज होगा। उसका फंडा क्या है? जैसे अगर इस क्वेश्चन को मैं लूं, ही रन्स फास्टर देन मी। अभी सॉल्यूशन छोड़ दो, अभी फंडा समझते हैं। ही रन्स फास्टर देन मी, सब्जेक्ट दिया हुआ है मेरे ही, वो दिया हुआ है मेरे पास रन्स। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है?
गाइस वॉइस आ रही है प्रॉपरली? नाउ माय क्वेश्चन इज, ही रन्स, ही मिल गया मुझे, सब्जेक्ट मिल गया, रन्स मुझे वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? हाँ हेमिका, सही जगह पहुंच रहे हो। अनुज, आशुतोष, भाई मैं ऑब्जेक्ट निकलने का मेरा तय है। या तो मैं व्हाट पूछूंगा या तो whom पूछूंगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं ही रन्स व्हाट, तो क्या दौड़ता है का आंसर मिलेगा क्या मुझे? नहीं मिलेगा। वो कैसा दौड़ता है का आंसर फास्टर है, लेकिन वो क्या दौड़ता है का आंसर फास्टर नहीं है। दैट मींस व्हाट का आंसर मुझे नहीं मिल रहा। अगर मैं क्वेश्चन करूं ही रन्स हूं, किसको दौड़ता है का आंसर मिलेगा क्या? ये नो मींस इन दिस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, इन दिस स्टेटमेंट वी डोंट हैव ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, चुपचाप सब्जेक्टिव केस लगाएं। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? पिछले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट दिया हुआ था तो हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाया है, लेकिन इस पैटर्न में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम सब्जेक्टिव केस लगा रहे हैं ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क्लियर हुआ? आशुतोष, यही सिली मिस्टेक एग्जाम में भी होते हैं भाई, देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं नाउ। अब इस पैटर्न का क्वेश्चन समझना, ये आपके अगला जो दो हम क्वेश्चंस देखेंगे, ये पैटर्न आपके मेंस में, बैंकिंग आईबीपीएस के मेंस वगैरह में ये पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आराम से समझना, जैसा रूल लिखा हुआ है ना उस पर बिल्कुल भी रिलाय मत करना, क्योंकि मैं पहले भी कई बार बोला हूं, इंग्लिश आप लोग को, हम लोग को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना है, रूल्स पे बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करना है। रूल्स का नॉलेज होना चाहिए, स्टिल सबसे पहला हमारा ट्रांसलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? चलो ट्रांसलेशन करके समझते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते से दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन वन, आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। ये स्टैंड दिया हुआ, आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट मी विनिंग द कॉन्टेस्ट, मैं बहुत खुश था। अच्छा एक काम करो, सभी लोग इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? मैसेज करिए, चैट बॉक्स में मैसेज करिए आप लोग, हिंदी में इसे बोलने का सही तरीका क्या होगा? हाँ, मेरे कॉन्टेस्ट जीतने पर मैं बहुत खुश था। हाँ चलो आशुतोष, जैसे आपने एक यूसेज किया, यूसेज बोला आप मेरे, ठीक है। हिमिका हैज आंसर, मैं अपने लिए बहुत खुश टेस्ट जीत के। हिमिका, मैं आप बोल रहे हो तो वो तो आई का पार्ट गया, ये मी वाला पार्ट कहाँ गया भाई? मैं बहुत खुश, मैं जीत गया कॉन्टेस्ट में। इसी तरह जहां कहीं भी आप ये यूसेज कर रहे हो मैं, इट मीन्स आई, मी का यूसेज आप लोग भूल रहे हैं। मैं बहुत खुश था कि मैंने कॉन्टेस्ट विन किया। भुवनेश्वर, ट्रांसलेशन गलत है, इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन होगा, मैं बहुत खुश था या मेरे टेस्ट विन करने की वजह से, मेरा कॉन्टेस्ट विन करना, मेरे कॉन्टेस्ट विन करने पर मैं बहुत खुश था। तो whenever यूज मेरा या मेरे, here we are trying to show केस, ठीक है। तो यहां पर पॉजेसिव आप खाते हो तो यूसेज आता है माई,
क्लियर पॉइंट। यूसेज आएगा माई। एक सेकंड मैं दोबारा इस कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकंड। हेलो 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 गाइस, एक्चुअली एक तो यार यहाँ पे बारिश हो रही है ना, बहुत दिक्कत हो रहा है यार, इसमें नेट का भी दिक्कत होता रहता है। अभी वॉइस ठीक हुआ कि नहीं, सभी लोग बताओ। हेलो हेलो हेलो, चेक चेक चेक। नाउ इज इट फाइन? ठीक हुआ वॉइस? भास्कर सर्वज्ञ, क्लियर हुआ वॉइस? हाँ ओके, ठीक है। तो देखो, डिफरेंस समझना। आई मीन माइंड जो हम लोग यूज करते हैं उसका डिफरेंस समझना। जैसे मैं बोलूंगा शी गिव मी, शी गेव मी, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करा तो मी का मतलब क्या बैठता है? मुझे। ठीक है, लेकिन अगर मेरा कॉन्टेस्ट विन करना, मेरे कॉन्टेस्ट विन करने की वजह से मैं खुश था, तो यहाँ पे मीनिंग क्या बैठेगा, यूसेज क्या बैठेगा प्रोनाउन का? कौन सा यूसेज आएगा मेरे कॉन्टेस्ट विन करने पर? इस तरह के यूसेज में क्या आएगा, कौन सा प्रोनाउन आएगा? हमें का मई आएगा ना। माइन तो लास्ट पार्ट में होता है सेंटेंस के, यहाँ पर बीच में यूज हो रहा है प्रोनाउन, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होगा। चलो ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, वुड यू माइंड मी स्टैंडिंग हियर? इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा बताओ तो। मेरे यहाँ खड़े होने से, या मैं इसे ऐसे ही बोल सकता हूँ, क्या तुम माइंड करोगे मेरा यहाँ पे खड़ा होना? खड़े होने से आपको दिक्कत तो नहीं? हाँ राइट डोनेश्वर, मेरा यहाँ पे खड़े होना या मेरे यहाँ पे खड़े होने पे आपको दिक्कत तो नहीं है। वंस अगेन, मेरा या मेरे जैसे यूसेज आ रहा है तो यहाँ पर करेक्शन क्या होगा? वुड यू माइंड मी स्टैंडिंग हियर, करेक्शन क्या होगा इस पार्ट में? एग्जैक्टली, वुड यू माइंड माई स्टैंडिंग हियर? आई स्टैंडिंग हियर नहीं भास्कर, वुड यू माइंड माई स्टैंडिंग हियर? गाइस एक सेकंड, ये सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट अ सेकंड। हाँ हाँ भाई, तो यहाँ पे करेक्शन होगा, वुड यू माइंड माई स्टैंडिंग हियर? ठीक है, एक बार लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
गाइस रिस्पॉन्ड करें। हाँ अनुज, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। स्टैंडिंग, ये एक्चुअली मैं आगे बताऊंगा। आइए जी, एक सेकंड, एक सेकंड यार, ये एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड गाइस, मैं ठीक कर रहा हूँ। इससे सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हम्म, ऑलराइट। अभी दिख रहा है सभी को स्क्रीन? ऑल ओके? हम्म, अच्छा, ये जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे एक बार ट्रांसलेट करके बताओ मुझे। अनलेस टू मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम जॉइनिंग द क्लब, वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। जब तक दो और मेंबर्स ऑब्जेक्ट नहीं करते, उसका मेंबरशिप एक्सेप्ट करना ही होगा। नहीं 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 आशुतोष। शफकत, राइट आंसर। अगर दो और मेंबर्स उसके क्लब ज्वाइन करने पर ऑब्जेक्शन, उसके क्लब ज्वाइन करने पर या उसका क्लब ज्वाइन करना, इस तरह से यूज होगा इससे यहाँ पर। ठीक। एरर क्या होगा यहाँ पर? him should be replaced with his, right? अब देखो, इन क्वेश्चंस का सबसे अच्छा हिंट क्या होता है? देखो सिंपल क्वेश्चंस है। यार, एरर इन पार्ट बी, राइट? देखो, इन क्वेश्चंस को जज करने का यह सबसे अच्छा लिंक यहाँ पर क्या मिलता है? अब एक कॉन्सेप्ट आता है इंग्लिश में, वर्ब्स में भी सुना है कई बार, इसको हमने डिस्कस किया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेरेंट्स। ठीक है, और यही सबसे अच्छा तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस को पहचानने का,
जेरेंड्स एक्चुअली वो वर्ब्स होते हैं, वो क्रियाएं होती हैं जिन पर आईएनजी फॉर्म लिखा होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट स्टेटमेंट में जेरेंड क्या होगा बताओ तो मुझे, क्या दिख रहा है मुझे जेरेंड फर्स्ट एग्जांपल में? विनिंग, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में हमको जेरेंड क्या मिल रहा है? सेकंड एग्जांपल में जेरेंड क्या मिल रहा है? स्टैंडिंग। थर्ड एग्जांपल में मेरा जेरेंड क्या है? थर्ड एग्जांपल में मेरा जेरेंड है ज्वाइनिंग। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। देखो, कॉन्सेप्ट कहता है अगर एक तरफ जेरेंड हो, दूसरे तरफ वर्ब या प्रीपोजिशन हो। एक तरफ जेरेंड मतलब ये हो गया मेरा विनिंग, हो गया मेरा जेरेंड। दूसरे साइड प्रीपोजिशन हो गया मेरा अबाउट, वर्ब या प्रीपोजिशन या फिर दोनों। डू यू माइंड मी स्टैंडिंग हियर? स्टैंडिंग हो गया मेरा जेरेंड, माइंड मतलब माइंड करना, जो कि हो गया मेरा वर्ब, ठीक है। थर्ड एग्जांपल पे अगर मैं आता हूं, एग्जांपल में ज्वाइनिंग हो गया मेरा जेरेंड, राइट। ऑब्जेक्ट टू हो गया मेरा वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। तो ऐसा जब कभी भी केस बनता है, एक तरफ जेरेंड है, दूसरे साइड वर्ब या प्रीपोजिशन है, ऐसे में बीच में वी यूज पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। एक सेकंड गाइस, बहुत प्रॉब्लम है यार। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता है। अब स्टार्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सभी को? ऑल ओके? पोजेसिव के पहले नाउन होता है? नहीं नहीं अनुज, पोजेसिव के बाद नाउन होता है। नाउ रिलेटिव प्रोनाउंस में देखो, रिलेटिव प्रोनाउंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ही रिलेटिव प्रोनाउंस वो कुछ में भी आता है। ये 3 रिलेटिव प्रोनाउंस जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड दे आर हु, व्हिच एंड दैट। ये 3 रिलेटिव प्रोनाउंस से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इन्हें यूज कैसे करते हैं समझते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, ही इज द पर्सन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम। तो यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये वही पर्सन है जिसने, मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम किया है। तो जो ये शब्द है who, वो किसको रिलेट कर रहा है, किसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ हु शब्द? बताओ भाई, वर्ड हु मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ? नहीं, वर्ड हु मैं यूज पर्सन के लिए। ही इज द पर्सन जिसने, ही इज द पर्सन जिसने, तो पर्सन के लिए वर्ड हु यूज कर रहा हूं, राइट। तो ये जो पर्सन नाउन है, इसे रिलेट करने वाला जो हु, दिस माय रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन का सिंपल सा काम इतना होता है, किसी भी नाउन को रिलेट करने वाले वर्ड को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। ही,
ही तीसरा आदमी है, ही इज द पर्सन, वही व्यक्ति जिसने मुझे ऐसा लगा है कि क्राइम किया है, तब के लिए मैं रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहा हूं। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन पे आए, हैव यू सोल्ड द टेबल्स व्हिच यू बॉट यस्टरडे। यहाँ पे द टेबल्स एक नाउन है, जिन्हें मैं क्या यूज करके रिलेट कर रहा हूं, बताओ। Which exactly? Tables is a noun and I relate using the relative pronoun which. Now, third question. I have met the boy and the dog that got injured. अब मैं तीसरा relative pronoun that किन के लिए यूज कर रहा हूं, बताओ। कंफ्यूज हो गया है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट, द बॉय एंड द डॉग दोनों को रहा है, दोनों एक साथ लेकर के चल रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज। अब आते की यूसेज पे। रिलेटिव प्रोनाउन हु हम यूज करते जाए किसी लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहा हूं। रिलेटिव प्रोनाउन विच हम यूज करते हैं जब हम किसी नॉन लिविंग के बारे में बात कर रहे हो। और रिलेटिव प्रोनाउन दैट जो है ये मिक्स्ड केस के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे लिविंग को आप नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग को आप लिविंग के साथ, या एनिमल्स को लिविंग के साथ, या एनिमल को नॉन लिविंग के साथ, किसी भी तरह के मिक्स केस में हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगा है, नॉन लिविंग के लगा, लिविंग के साथ हु लगाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को। पक्का। ऑल राइट, अब चलते हैं एक्सेप्शनल केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। एनी करेक्शन एंड क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में कुछ करेक्शन है क्या? ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सर हिमेका, यहाँ पे करेक्शन होगा। विच गलत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड होगा। फेमस प्रोम पहले भी सुन चुके हैं इसको, हर चमकता हुआ चीज नहीं होता। राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन में कोई करेक्शन है? टॉम इज द ओनली बॉय हु कैन डिफीट एनीवन इन द क्लास। टॉम इज द ओनली बॉय हु कैन डिफीट एनीवन इन द, अरे यार, एक सेकेंड गाइस, स्क्रीन फिर से हट गया होगा मैन। कोई करेक्शन नहीं है, टॉम इज द ओनली बॉय हु कैन डिफीट एनीवन इन द क्लास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
Question number 3, there is nobody nearby that can help us. Any correction? There is nobody nearby that can help us. Any correction? Who can help us? All right. Next question is, who is she who can call you darling like this? Question mark. Any correction? Who is she who can call you darling like this? Question mark. कोई correction है? No correction. Last question. This is the best institute that I have ever experienced. Any correction? No correction. चलिए भाई ठीक है. आते हैं एक्सेप्शनल के इन क्वेश्चंस का करेक्शन क्या है और किस तरीके से इनको समझना है समझते हैं. आईबीपीएस 2017 और 18 दोनों के मेंस में इस पैटर्न का एक क्वेश्चन था. ठीक है, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन समझना जरूरी है. नाउ जब भी सेंटेंस में इस तरह के यूसेजेस आते हो, द ऑल, सेकंड नो वन नोबडी, एवरीवन एवरीबडी, someone somebody anyone any, कुल मिला के वन या बॉडी फॉर्म्स जितने भी होते हैं. द वर्ड सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स लाइक बेस्ट, हेवीएस्ट, ग्रेटेस्ट, स्मार्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, द वर्ड ओनली, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन पूछने वाले शब्द के साथ अगर हम सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो, सच से, जब भी इन चीजों को मैं सेंटेंस में यूज करता हूं तब रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा यूज करना पड़ता है. दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. बिल्कुल याद करके रख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो. जब भी इस तरह के यूसेजेस सेंटेंस में आते हो, द वर्ड्स लाइक ओनली, एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, सुपरलेटिव डिग्री के शब्द हो गए, ओनली हो गए, क्वेश्चन वर्ड्स हो गए, सच हो गया, द सेम हो गया, इनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही यूज होता है. क्लियर हुआ सभी को? हेलो हेलो हेलो, क्लियर हुआ सभी को? क्या बताया मैंने? ऑल राइट, फिर से अब एक बार हाँ. तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड की जगह दैट क्यों लगा रहे थे हम? हालांकि प्रोवर्ब्स में बहुत ज्यादा रूल नहीं यूज होता, स्टिल दैट क्यों लगा रहे थे हम यहाँ पे, बताओ. जल्दी आंसर करो भाई. ऑल के कारण. क्वेश्चन नंबर 2 में हालांकि बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा बट सही यूसेज यही है. क्वेश्चन नंबर 2 था, टॉम इज द ओनली बॉय हु कैन डिफीट एनीवन इन द क्लास. हाँ, राइट आंसर. सो द करेक्शन इज टॉम इज द ओनली बॉय दैट कैन डिफीट एनीवन इन द क्लास. हु की जगह करेक्शन होगा दैट. ठीक है, क्यों करेक्शन होगा? क्योंकि वर्ड ओनली के साथ रिलाउंड दैट यूज किया जाता है. थर्ड क्वेश्चन,
देयर इज नोबडी नियर बाई दैट कैन हेल्प अस। अब बताओ भाई ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है? देयर इज नोबडी नियर बाई दैट कैन हेल्प अस। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों सही है? बिकॉज नोबडी के साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज शी हु कैन कॉल यू डार्लिंग लाइक दिस? क्वेश्चन मार्क, करेक्शन क्या होगा? हु इज शी दैट कैन कॉल यू डार्लिंग लाइक दिस? ठीक है, यहाँ पर दैट क्यों लग रहा है? यहाँ पर दैट क्यों लग रहा है? क्वेश्चन वर्ड हु के कारण दूसरा वाला जो हु है वहां पर दैट यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट दैट आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। यहाँ पर दैट का इस्तेमाल सही है कि गलत है, बताओ। यहाँ पे का लगना सही है कि गलत है? नो करेक्शन। क्यों सही है यहाँ पे दैट का लगना? सुपरलेटिव डी कारण यहाँ पर दैट लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड रिफ्लेक्सिव नाउन्स, डिफरेंस समझना। जो हमने देखा था ना 8-10 टाइप्स के प्रोनाउंस में, दो ही चार ही टाइप हमारे काम का है, एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। फर्स्ट एग्जांपल जैसे दिया हुआ है, आई माई सेल्फ डिड इट। ठीक है, आई माई सेल्फ डिड इट। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, शी हर सेल्फ कंप्लीटेड द टास्क। थर्ड मैंने लिखा हुआ, यू हैव टू अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल्स में एक चीज कॉमन क्या है? कि ये तीनों एग्जाम्पल्स में मैं सेल्फ फॉर्म यूज कर रहा हूं। कॉमन है कि नहीं है? तीनों एग्जाम्पल्स पे मैं सेल्फ फॉर्म यूज कर रहा हूं। आई माई सेल्फ डिड इट हो गया, शी हर सेल्फ कंप्लीटेड द टास्क हो गया, यू हैव अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी हो गया। अरे एक मिनट गीतिका, सुन तो, रिफ्लेक्टिव नहीं रिफ्लेक्सिव होता है, पहले सुन तो लो, मैं बता क्या रहा हूँ। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स में ये चीजें कॉमन, ठीक है, राइट? तो जितने भी सेल्फ फॉर्म्स होते हैं, जितने भी सेल्फ फॉर्म्स होते हैं, माई सेल्फ हो गया, आ सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, देयर सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, जितने भी सेल्फ फॉर्म्स होते हैं, एक सेकेंड गाइस, ट्रस्ट आ गया यार। ये जितने आपके सेल्फ होते हैं, माई सेल्फ, सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव एज वेल एज एम्फेटिक प्रोनाउंस दोनों की कैटेगरी में आता है। नाउ आई थिंक सीन आ गया। ठीक है, सो माय पॉइंट वाज, मैं कह रहा था, आप जितने भी तरह के सेल्फ फॉर्म सुनते हैं, चाहे आवर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ, ये सारे जो सेल्फ फॉर्म्स हैं, ये रिफ्लेक्सिव एज वेल एज एम्फेटिक प्रोनाउंस दोनों के कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन एम्फेटिक पे आपको एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये करने की जरूरत नहीं है। रिफ पे डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है समझना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है गाइस, सभी सभी को ना दिख रहा है ना स्क्रीन वगैरह, क्योंकि अब मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे जा रहा हूं। हाँ, नाउ जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, सपोज इस एग्जांपल में माई सेल्फ छुपा दो, क्वेश्चन सिर्फ है आई डिड इट, मीनिंगफुल है कि नहीं है?
मैं बोल रहा हूं आई डिड इट, मैंने कर दिया, आई डिड इट, मीनिंगफुल है कि नहीं ये स्टेटमेंट? बिल्कुल मीनिंगफुल है। आई माई सेल्फ डिड इट जब मैं बोल रहा हूं तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया यूजिंग सेल्फ फॉर्म। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मैंने खुद ही किया है। तो आई माई सेल्फ डिड इट में ये सेल्फ फॉर्म है, ये एक प्रोनाउन के बाद है। सिमिलरली अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं रोहित हिमसेल्फ डिड इट, रोहित हिमसेल्फ डिड इट, तो रोहित एक नाउन है, रोहित के साथ मैंने सेल्फ फॉर्म लगाया हिमसेल्फ डिड इट, रोहित डिड इट भी मीनिंगफुल था, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं रोहित हिमसेल्फ डिड इट, वो भी सही है। ठीक है, तो जब भी जो भी सेल्फ फॉर्म नाउन प्रोनाउन के बाद आता है ऐसे सेल्फ फॉर्म होते हैं एम्फेटिक नाउन्स, क्योंकि एम्फेटिक नाउन्स जो शब्द बना है ये शब्द बना है एम्फेसिस से, इसका मतलब होता है किसी फोकस करना, किसी चीज पर स्ट्रेस डालना। जैसे मैं अगर स्टेटमेंट बोलूं रोहित डिड इट, यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल मीनिंगफुल है, लेकिन अगर मैं रोहित पे थोड़ा सा और एम्फेसाइज करूं, अब मैं बोल रहा हूँ रोहित हिमसेल्फ डिड इट, तो रोहित इज अ नाउन जिसको एम्फसाइज किया जा रहा है यूजिंग प्रोनाउन हिमसेल्फ, तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउंस। इस तरह के सेल्फ फॉर्म्स को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद लगता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क्लियर हो गया, राइट। नाउ इस एग्जाम को देखते हैं। यू हैव टू अवेल yourself of this opportunity, you have to avail yourself of this opportunity, to avail, या मैं अगर बोलूं यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ दिस जॉब, ये टू अवेल अप्लाई ये सब कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, क्या है बताओ? अप्लाई मतलब अप्लाई करना, अवेल मतलब अपने आप को सुविधा पहुंचाना, इस तरह के जो यूसेजेस हैं ये नाउन है, वर्ब है, क्या है? बिल्कुल सही इशिका, इशिता, शफकत, बिल्कुल सही आंसर। दीज आर वर्ब्स। ठीक है, और ये जो सेल्फ फॉर्म जा रहा है ना, ये वर्ब के बाद सेल्फ फॉर्म आ रहा है, तो जो सेल्फ फॉर्म वर्ब के बाद आता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। हुआ? ये समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे यू हैव टू अप्लाई टू दिस टास्क, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देगा, यू हैव टू अप्लाई टू दिस टास्क। अभी ये सिचुएशन में ये स्टेटमेंट आधा अधूरा है, इनकम्प्लीट है, गलत है। ये स्टेटमेंट सही करने के लिए मुझे क्या ऐड है? यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ टू दिस टास्क। अब मेरे स्टेटमेंट कंप्लीट है, ऑटोमेटिकली सी भी है, टू अप्लाई वर्ब के बाद मैं सेल्फ फॉर्म लगा रहा हूं और इस फॉर्म हम रिफ्लेक्टिव नाउंस कह रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, चेक, हेलो। हाँ गाइस, ये फंडा क्लियर हुआ? नाउन या प्रोनाउन के बाद आने वाला सेल्फ होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, और वर्ब के बाद आने वाला सेल्फ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। ऑल राइट,
Now, last question. She has reconciled herself to the demands of her in-laws. Reconcile मतलब एडजस्ट कर लेना, ना चाहते हुए मान लेना। तो reconcile क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सही है कि गलत है बताओ। She has reconciled herself to the demands of her in-laws. Any correction? कोई करेक्शन नहीं है हेमिका? वेरी गुड गीतिका। रिकंसाइल इज अ वर्ब जो अपने साथ सेल्फ फॉर्म लेता है, एंड द करेक्शन इज शी हैज रिकंसाइल्ड herself to the demands of her in-law. So the correction होगा यहाँ पे she has reconciled herself to the demands of her in-laws. reconciled के बाद आएगा सेल्फ फॉर्म herself। ठीक है। अब यहाँ पर बात ध्यान देने वाली चीज ये है कि हमको कुछ इस तरीके के वर्ब्स या साथ आपको सेल्फ फॉर्म लगाना होगा। क्लियर हुआ? कुछ वर्ब्स, हमको वर्ब्स के लिस्ट बनानी है जो हमको याद करने होंगे, जिनके साथ सेल्फ फॉर्म का हम यूज करेंगे। राइट? तो आगे बढ़ते हैं, उनसे वर्ब्स के लिस्ट बनाते हैं। So these are some of the verbs जिनके साथ सेल्फ फॉर्म लगने चाहिए। ठीक है। बेटर होगा ये इसका सब लोग एक एक स्क्रीनशॉट रख लें, क्योंकि ये वर्ब्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इनका यूसेज आप समझिएगा। द वर्ब्स लाइक एक्विट। एक्विट शब्द का मीनिंग सभी लोग जानते हैं। जैसा स्टेटमेंट बोलूंगा, सलमान खान हैज बीन एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस। एक्विट मतलब किसी चीज से बरी हो जाना, फ्री हो जाना, या डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी किसी भी तरीके से। राइट? तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, अवेल वर्ब के साथ यहाँ पे सेल्फ फॉर्म यूज किया गया है। सेकंड एग्जांपल, तो जितने भी वर्ब्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सभी के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये हमको याद रखना होगा गाइस। ठीक है? क्लियर हुआ? रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का डिफरेंस क्लियर हो के समझ में आया कि सभी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट? ठीक है, एक बार वर्ब्स देख। एक्विट, एब्सेंट, अवेल, रिकंसाइल, अम्यूज, ये सारे वर्ब्स का मीनिंग हम लोग को पता है। एवेंज, रिवेंज, एंजॉय, एक्सर्ट, अप्लाई, अडैप्ट, एडजस्ट। ठीक है? यहाँ तक भी को क्लियर है? ऑलराइट। तो ये तो हो गए ऐसे वर्ब्स जिनके साथ हमको सेल्फ फॉर्म कंपल्सरीली यूज करना था। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनके साथ सेल्फ हम लोग जनरली लगाते हैं, लेकिन उसके साथ सेल्फ का लगना
गलत होता है, क्यों गलत होता है समझते हैं। जैसे देखिए ये वर्ब्स हो गए, द वर्ब्स लाइक कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, ये जितने भी वर्ब्स हैं इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक बार इसे रीड करें, फिर मैं हिंदी में 4 पॉइंट बताऊंगा जिसको अगर हम लोग याद रखते हैं तो बिल्कुल भी इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। एक बार देख करके मुझे बताएं डन करके, फिर मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। डन, ठीक है। अब मैं आप लोग गाइस सभी का हो गया। हम्म, अब मैं आप लोग को एक टास्क देता हूं। टास्क इस स्टेटमेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। मुझे बोलना है कि तुम खुद को मेरे पोजीशन पर रखकर देखो। इसको मैं ट्रांसलेट कैसे करूंगा? तुमको मेरे पोजीशन पर रखकर देखो, इसे मैं ट्रांसलेट कैसे करूंगा बताओ? इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, कैसे लिखूंगा बताओ? पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन, राइट आंसर शफकत। बाकी लोगों से भी आंसर बताओ जल्दी, बाकी लोग। कीप योर सेल्फ इन माई पोजिशन, राइट आंसर। ठीक है, कीप योर सेल्फ इन माई पोजिशन। निशिता सही है क्या? बिल्कुल गलत लिखे हो। खुद को रख करके देखो बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। Try to put yourself in my position, right answer कृतिका। You should keep yourself in my position। अनुज गलत। सुधा keep yourself, नहीं, गलत। हीना put yourself, very right। ठीक है फाइन। अब एक चीज समझना, हिंदी में मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। खुद को खुद ही अपने आप स्वयं। जिन लोगों ने कीप का यूज किया है मैंने इसे गलत बोला है बॉस। यहां पर देखिए कीप के साथ सेल्फ नहीं लगता। अब ये 4 यूसेजेस पे आ जाइए इंग्लिश के। खुद को खुद ही अपने आप स्वयं। जब भी देखो, अभी तो मैंने आप लोगों को कुछ वर्ब्स याद करवाए, मैंने बोला कि इनके साथ सेल्फ लगेगा, इनके साथ सेल्फ नहीं लगेगा, लेकिन जरूरी तो नहीं कि एग्जाम में इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो एग्जाम में जैसा भी पूछा जाए इस फंडे को अगर हो तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। व्हेन these 4 usages लाइक खुद को, खुद ही, अपने आप और स्वयं, ऐसा फॉर्म जब कभी भी आता है सेंटेंस में, ऐसा ट्रांसलेशन आता है, ऐसा मतलब बनता है, तो ऐसे केसेस में सेल्फ का लगना बिल्कुल सही होता है। हम अभी एक्सरसाइज से और बेटर समझेंगे। इतना सभी को क्लियर हुआ? डन।
ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाई क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा इसके पहले भी यार, इसके पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। पहले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है। हाँ भाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, द किंग was aware of his abilities and therefore made them the administrator of the kingdom। क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्शन क्या होगा बताओ। कम ऑन गाइस बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्शन क्या होगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किस में एरर है। करेक्शन मेड हिमसेल्फ कैसे आएगा शफकत बताओ। हिमसेल्फ मतलब खुद से कैसे होगा भाई। मेड, देखो ऐसा सोचो इसको, मेड इज अ वर्ब, ठीक है। वर्ब से मैं दो सवाल पूछता हूँ, व्हाट और, मतलब जो जगह है ये पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट की है। मेड किसी से करवाया है, किसको करवाया, क्या करवाया, तो मेड हुम के आंसर मुझे देम की जगह करेक्शन क्या करना रहेगा, हिम, क्योंकि एक सिंगुलर पर्सन है, राइट। हिम इन प्लेस ऑफ देम। क्लियर हुआ। Question number 2. I tried to tell him a number of times that it was only me at the door, but he kept on shouting and suspecting it to be the men of the club। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पैटर्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ भाई, करेक्शन है नहीं है। हम्म, ओनली मी गलत है, ठीक है। करेक्शन क्या होगा, करेक्शन बताओ भाई। चलो एरर तो बहुत लोगों ने सही बता दिया, करेक्शन बताओ। ऑल राइट, इसको मैं कौन बताऊंगा आगे। करेक्शन होगा मी की जगह आई। सुनने में थोड़ा सा लग रहा है बट वही करेक्शन है। So I tried to tell him a number of times that it was only I at the door, but he kept on shouting and suspecting to be one of the most men of the club, one of the kept on shouting and suspecting it to be one of the men of the club, ठीक है। Question number 3, my father and myself are great followers। Correction बताओ। My father and myself are great followers of the tenets of socialism and will vote accordingly। Very good guys, very good। Correction होगा my father and I are great followers। My father and I are great followers होगा यहाँ पे correction। Very good, very good, right answer। Next question पे आओ। As such, banks play an underappreciated in the economy। To some extent, bank loan officers decide whom projects and or businesses are worth pursuing and are deserving of capital। होगा भाई यहाँ पे correction बताओ। Next question, fourth पे क्या होगा, correction बताओ।
विच प्रोजेक्ट्स, whom प्रोजेक्ट्स, क्वेश्चन का मीनिंग तो समझो यार। क्वेश्चन का मीनिंग समझना। बैंक्स प्ले एन अंडर अप्रिशिएटेड रोल इन द इकोनॉमी। ठीक है, बैंक्स बहुत अंडर अप्रिशिएटेड होते हैं, इनका अप्रिशिएशन नहीं होता। आगे बोला टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक बैंक के लोन ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं कौन से या किसके प्रोजेक्ट्स या बिजनेसेस इतने वर्थ होते हैं कि उन्हें लोन दिया जाए। तो होम गलत है ना भाई, करेक्शन होगा होम की जगह हुज प्रोजेक्ट्स और बिजनेसेस। अभी दिख रहा है ना। ठीक है, हुज हम यूज करते हैं जिसका, जिसको ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हम हुज यूज कर। होम जो है कई बार क्वेश्चन के फॉर्म में, जब हम सवाल कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की तरह सवाल कर रहे हैं, तब यूज होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करो। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स थीम इज कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग वेयर इन द जॉनर इज फैंटेसी। क्या होगा भाई, करेक्शन बताओ। वेरी गुड हिमिका, राइट आंसर। ये जो शब्द दिया हुआ है यहाँ पे इट्स, इट के साथ जब एपोस्ट्रोफी लग जाता है ना, इसके दो तीन मीनिंग, तो इट इज या इट वॉज या इट हैज। बट यहाँ पर टी वाला इट्स लगेगा जो कि प्रोनाउन है, जिसके बाद एक नाउन थीम नहीं, सॉरी 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 सॉरी, पोजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे हम बोलते हैं ना, इट्स कंपनी, इट्स कार्स, द टाटा एंड इट्स कार्स। ठीक है, तो आईटीएस इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन थीम दिया हुआ है। क्लियर हुआ सभी को? आईटी अपोस्ट्रोफी एस की जगह इट्स यूज होगा। और दोनों का यूसेज कैसे होता है, आई होप सभी को समझ में आ गया हो। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अगर हम लोग, तो समझ लेना कॉन्सेप्ट्स मैक्सिमम चीजें हमारी क्लियर है। अब एक दो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हम कर। अरे यार बिजली कड़क रही है। नेट ऑफ हो गया है क्या शिवानी? नेट ऑफ हो गया क्या? नेट ऑफ तो नहीं हुआ है ना? ठीक। हम्म, इस क्वेश्चन पे है जो मैंने मार्क किया। इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। क्या होगा भाई इस क्वेश्चन में करेक्शन? नहीं शफकत, गलत आंसर। वेरी गुड आशुतोष। देखो अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी हम स्टेट को इट चालू करते हैं, जैसे यहां पर बोल रहा है इट इज आई, राइट, तो यहां पर इट जो है ये सब्जेक्ट बन जाता है। और यहाँ पर एक रूल है, एक कॉन्सेप्ट होता है, आप जब सब्जेक्ट इट ले हो, सब्जेक्टिव केस ही यूज चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज आई यूज होगा। ठीक है, अब आई के साथ प्रेजेंट टेंस में इज लगता है, इज नहीं लगता। आई के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? एम लगता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर एक्शन होगा इट इज आई हु am to blame। ये कॉन्सेप्ट लिख के रखो। it comes as subject will use subjective case। जैसे कैसे होगा? it is we होगा या it is us होगा who are responsible?
इट्स वी हु आर रिस्पांसिबल, इट इज अस हु आर रिस्पांसिबल, क्या होगा यहाँ पे बताओ? फिर से वही गलती हिमिका, अभी तो मैंने बोला इट अगर सब्जेक्ट है, इट से हम शुरुआत कर रहे हैं, इट सब्जेक्ट कैसे बन रहा है, जैसे मैं स्टेटमेंट को हिंदी में कैसे बोलूंगा, वो मैं नहीं हूं जिसे ब्लेम किया जाना चाहिए, वो से मैं स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहा हूं, तो इट मेरा सब्जेक्ट है, तो इट अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ठीक है? तो इट इज वी होगा करेक्ट यूसेज। जैसे इट इज आई करेक्ट था, आई भी एक सब्जेक्टिव केस है, वी एक सब्जेक्टिव है, और इट से अगर स्टार्ट करें तो ये सब्जेक्टिव केस ही साथ में लगाएंगे। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट सभी को? सभी लोग रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस क्वेश्चन का करेक्शन क्या होगा बताओ तो? आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट, कोई करेक्शन है यहाँ पे? वेरी गुड, करेक्शन होगा मी की जगह आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ माई विनिंग द कॉन्टेस्ट, राइट आंसर। अब आ जाओ इस पे, नो वन कैन चैलेंज द डेस्टिनी इजंट इट, क्वेश्चन टैग का एक क्वेश्चन आया, बताओ। नो वन कैन चैलेंज द डेस्टिनी इजंट इट, एनी करेक्शन? याद करो कल हमने देखा था, प्रोनाउन सेम रखना है, हेल्पिंग वर्ब सेम रखना है, क्या होगा करेक्शन? नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट, हेल्पिंग वर्ब है मेरे पास कैन। देखो गाइस, इट कैसे होगा? नो वन नॉन लिविंग थिंग है क्या, बताओ तो? नो वन नॉन लिविंग थिंग तो नहीं है ना? नो वन कैन चैलेंज द डेस्टिनी, सब लोग नेगेटिव बना रहे हो स्टेटमेंट को। भाई जब नो वन नो शब्द आ गया तो ये ऑलरेडी स्टेटमेंट तो नेगेटिव हो ही गया ना, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव हो गया तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, ठीक है? सो द क्वेश्चन टैग है इसका कैन दे, नो वन नेगेशन आ गया, एनी वन, नो वंस वन, एनीबडी, इसके लिए दे या ही यूज करते हैं, ठीक है? नो वन है तो डेफिनेटली इसके साथ यूज करेंगे, कैन हमारा हेल्प आ गया, हो कैन दे, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी भेजूंगा, अभी पहले हम लोग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आओ, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें ना बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ये सब के साथ पोजेसिव आना चाहिए, सिंगुलर पोजेसिव आना चाहिए, ये सब पे उतने टेक्निकलिटी पे हम जाते ही नहीं है। सिंपली इसको ट्रांसलेट करो, उसके बाद आंसर करो। ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट है उनमें से हर एक को सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए, करेक्शन क्या होना चाहिए? ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, हाँ दोनेश्वर सही आंसर। क्वेश्चन इज ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इस, the company is in debt and has been unable to pay their employees salaries for the past 6 months, क्या होगा भाई, करेक्शन बताओ?
बताओ, द कंपनी इज इन डेट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरीज फॉर द पास्ट 6 months. करेक्शन होगा, देयर की जगह इट लॉइस सैलरीज, क्योंकि कंपनी इज अ नॉन लिविंग एंटिटी और नॉन लिविंग के लिए हम पर्सोनाउन इट यूज करते हैं, दैट्स व्हाई करेक्शन होगा इट्स एम्प्लॉइज सैलरीज. ठीक है, ऑल राइट गाइस, चलिए. तो कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होता है, मेजर क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब इसका मैं आप लोग को अभी एक शीट सेंड करूंगा ग्रुप में, उसको सॉल्व करके आप लोग मुझे उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो मुझे उसमें से रिलेटेड आप पूछना. ठीक है, चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं. थैंक यू. ठीक है, मैं शीट सेंड कर रहा हूं अभी आप लोग को, उसको सॉल्व करके मुझे भेजेंगे आप ग्रुप्स में. ठीक है, चलिए, थैंक यू.